विधानसभा है जीरादेई विधानसभा सीवान में है। ये फिलहाल भाकपा माले का कब्जा है, लेकिन ये सीट बेहद खास है। और ये क्यों खास है और ये सीट का मिजाज क्या रहा है, रंजन जी वो बताएंगे। जीरादेई की जो सीट है रंजन जी, ये तो ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास है और यहाँ इस बार का मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए, जीरादेई की पहचान जिसका इशारा आपने किया, ये राजेंद्र बाबू की वजह से जीरादेई की एक अलग पहचान है। लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक उठापटक भी जो है वो देखने को मिलती रही है। यहाँ पर जब आप देखेंगी तो आप देखेंगी कि अपने विधायकों पर ये बहुत भरोसा करता हुआ दिखता नहीं है। पिछले 5 चुनाव से हर चुनाव में विधायक का चेहरा बदल गया है, तो ये बताता है कि बहुत स्टेबल रिजल्ट यहाँ नहीं आते। जो वोटर्स होते हैं वो टो पर होते हैं और वो विधायकों की परीक्षा लेते हैं कि आपने हमारे लिए कितना काम किया, और अगर उनके काम से संतुष्ट नहीं होते तो उन्हें बदलने में देर नहीं लगाते। तो ये एक चीज जो है आज जीरादेई में दिखती है। लेकिन जीरादेई विधानसभा की पहचान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में भी है, और इसके साथ इस क्षेत्र की पहचान यहाँ पर एक राजेंद्र सेवाश्रम है जो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था राजेंद्र बाबू से प्रेरणा लेकर ही, और इसकी जो ख्याति है इस संस्थान की वो अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये एक चीज दिखती है। उसके अलावा अगर इसे आप राजनीतिक रूप से देखें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो यहां से चुनाव जीते हैं। उनकी शुरुआत यहीं से हुई और उन्होंने जो है 1990 और 95 में जो है जीरादेई से जो है चुनाव जीता है। तो ये भी एक चीज दिखती है। यहां पर पहली बार तो वो निर्दलीय विधायक बने थे, फिर जनता दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब अगर आप यहां पर देखें कि कुल 17 चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसमें कि कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, जेडीयू, आरजेडी और जनता दल को 2-2 बार सफलता मिली है, बीजेपी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, निर्दलीय भी 2 बार जीते हैं, और सीपीआईएमएल। तो ये बीजेपी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भाकपा माले को 1-1 बार जो है यहां पर सफलता जो है वो मिली है। तो एक चीज तो ये दिखती है। इसके अलावा ये दिखता है कि जीरादेई ने अब तक 7 बार मुस्लिम विधायक को भी चुना है। जाबर हुसैन सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक हैं, 3 बार उन्हें यहां से कामयाबी मिली है। तो शहाबुद्दीन 2 बार, एजाजुल हक 2 बार और राजा राम चौधरी भी यहां से 2 बार जीते हैं। बाकी अब तक जो 17 चुनाव यहां हुए हैं तो कुल 12 व्यक्तियों को अवसर मिला यहां पर विधायक बनने का। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो एक चीज जो दिखती है वो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है यहां पर दिखती है। और एक और दिलचस्प बात है कि न सिर्फ जीरादेई बल्कि पूरे सीवान में अगर आप देखें तो जो राजनीति होती थी वो भाकपा माले वर्सेस आरजेडी जो है वो हुआ करता था। लेकिन 2020 में जो आरजेडी और भाकपा माले एक गठबंधन में आए, उसके बाद से यहां के समीकरण बहुत बदले हैं। देखिए, पहले लोगों को लग रहा था कि ये गठबंधन इस इलाके में बहुत सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाकपा माले और आरजेडी के संबंध उस तरह के नहीं थे। लेकिन 2020 में बहुत एकजुट होकर यहां पर दोनों दलों ने जो है वो चुनाव लड़ा और महागठबंधन को सिवान में अच्छी सफलता मिली, तो इसी वजह से मिली। और इसके अलावा आप देखते हैं कि भाकपा माले का जीरादेई में जो एक आप कहते हैं कि प्रभाव बढ़ा है, उसके पीछे भी वजह है। जो 2008 का परिसीमन हुआ उसमें जीरादेई, नौतन और मैरवा प्रखंड को यहां पर जो है शामिल किया गया है। तो इस परिसीमन से यहां का जो है एक सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ है और मैरवा विधानसभा विलोपित हो गया। मैरवा और नौतन को जो है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है और बड़हरिया, हुसैनगंज और पचरक्की को बड़हरिया और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है एडजस्ट किया गया है। और नौतन और मैरवा में भाकपा माले की पकड़ मजबूत है। तो जो आप देखती हैं कि मैरवा, नौतन और जीरादेई, तो उसमें नौतन और मैरवा में जो है भाकपा माले की पकड़ जो है वो मजबूत है और इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलता भी है। तो हम आखिरी
3 चुनाव की बात करें तो 2015 तक तो एक ट्रायंगुलर फाइट ही हुआ करती थी। वजह बहुत साफ थी कि एक तरफ आरजेडी होता था, फिर भाकपा माले का अपना प्रभाव था और फिर एक एनडीए से एक दल होता था, तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलता था। 2010 में जो है यहां पर भाकपा माले से जो प्रत्याशी हैं वो अमरजीत कुशवाहा ही थे और आशा देवी बीजेपी के टिकट पर थी और आरजेडी ने शिवशंकर यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। तो जो यहां पर आप देखते हैं कि जो बीजेपी ने आशा देवी को उतारा था उनको 29,442 वोट आए, मतलब 27% से कुछ ज्यादा वोट, और जो अमरजीत कुशवाहा थे उनको 20,522 वोट, मतलब 19% से कुछ ज्यादा वोट, और आरजेडी के प्रत्याशी शिवशंकर यादव को आए 12,555, मतलब 11.5% से कुछ ज्यादा वोट। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिली और सिर्फ 27.5% वोट लाकर आशा देवी 8,920 वोटों से चुनाव जीत गई। जो ट्रायंगुलर और मल्टी कॉर्नर फाइट होती है उसमें परिणाम इसी तरह से आते हैं, 30-32% पर भी आप जीत हासिल कर लेते हैं। फिर 2015 आता है, उस समय तक महागठबंधन बन चुका था और आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू एक साथ जो है यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। ये सीट जो है जेडीयू को जो है दी गई और रमेश सिंह कुशवाहा जो हैं यहां से प्रत्याशी बनाए गए और उन्होंने 40,760 वोट लाए, 30% वोट उनको मिले। और आशा देवी बीजेपी से फिर से चुनाव लड़ी, सिटिंग विधायक थी उस वक्त, उनको 34,669 वोट आए, मतलब कि 25.51% वोट। और जो तीसरे स्थान पर थे फिर से अमरजीत कुशवाहा थे भाकपा माले के, उनको आए 34,562 वोट, मतलब कि 25.43% वोट। तो रमेश कुशवाहा सिर्फ 30% वोट लाकर 6,091 वोट से यहां चुनाव जीतते हैं। लेकिन फिर जब 2020 में आप पहुंचती हैं तो उस समय तक स्थिति ऑलमोस्ट आमने सामने की हो गई थी। हालांकि कुछ बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां पर जेडीयू ने जो है अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, रमेश सिंह कुशवाहा का। रमेश सिंह कुशवाहा पहले भाकपा माले से ही जुड़े हुए थे, तो उनका जब टिकट कटा तो वो भाकपा माले के प्रत्याशी को सपोर्ट करते उस वक्त दिखे, ऐसा लोग कहते हैं। तो जेडीयू ने कमला सिंह को यहां पर टिकट दिया, वो चुनावी मैदान में उतरी। यहां पर उनके पति संजय कुशवाहा हैं, उन्होंने चुनावी बागडोर संभाला और यहां पर कमला सिंह को 43,932 वोट आए, मतलब 30.44% वोट, और अमरजीत कुशवाहा को आ गए 69,442 वोट, मतलब कि 48.11% वोट। तो एक आमने सामने की लड़ाई जैसी स्थिति बन गई। आशा देवी को चूंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो उनकी बहू उगम पाठक यहां पर चुनावी मैदान में उतर गई निर्दलीय, उनको लगभग 5,000 वोट आए, 3.5% के आसपास। और एलजेपी के जो प्रत्याशी विनोद तिवारी थे वो भी 7,155 वोट लाने में कामयाब हुए, 5% के आसपास उनका भी वोट रहा। तो यहां पर अमरजीत कुशवाहा को जो है 25,510 वोटों की जीत मिली, तो 48.11% पर यहां जीत हुई। अगर आप देखें तो 2015 में रमेश सिंह कुशवाहा 30% पर जीते थे और कमला सिंह 30.5% लेकर हार गई, वो भी बुरी तरह से। तो आमने सामने की लड़ाई में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम यहां पर संभावित दावेदारों की बात करें तो उनकी संख्या बहुत है। रमेश कुशवाहा जो है इस बार दावा करते फिर से दिख रहे हैं। रमेश कुशवाहा जो वहां की सांसद अभी चुनी गई हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनके पति हैं, तो वो एक दावेदार हैं। कमला कुशवाहा का भी दावा बनता है। लेकिन अब ये देखना है कि किनको जेडीयू यहां से टिकट देना पसंद करती है, क्योंकि अब क्या विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांसद हैं और उनके पति को जीरादेई से विधायक का टिकट मिलेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे एक विवेक शुक्ला हैं, वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं और यहां पर चूंकि ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी अच्छी है
है। और तो ये एक संभावना जताई जा रही है, चूंकि कमला सिंह भी कुशवाहा थी, रमेश सिंह भी कुशवाहा हैं और अमरजीत कुशवाहा सामने एक मजबूत कैंडिडेट हैं, तो क्या दूसरा रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ ठीक है, अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को यहां पर खड़ा किया जाए, तो ये देखना जो है दिलचस्प होगा कि किसे यहां पर टिकट दिया जाता है। इसके अलावा मोहन राजभर, नम्रता सिंह कुशवाहा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट का दावा करते हुए दिख रहे हैं। भाकपा माले से तो मुझे लगता है कि अमरजीत कुशवाहा ही प्रत्याशी होंगे। आरजेडी से भी कुछ लोग की दावेदारी है, उपेंद्र यादव हैं, अजय भास्कर चौहान हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अमरजीत कुशवाहा जो है वो मजबूत कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि उनको ही यहां से जो है वो टिकट मिलेगा। हालांकि वीआईपी से श्रीनिवास यादव हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन संभावना कम दिख रही है। एलजेपी के विनोद तिवारी भी चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन ये सीट मुझे लगता है कि जेडीयू को ही जाने वाली है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जाएं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मुस्लिम जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, 12.5% के आसपास हैं। तो मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, इन सबको जब अगर आप जोड़ते हैं एक ब्लॉक में तो इनकी संख्या जो है वो अच्छी हो जाती है। मुस्लिम, यादव, राजपूत, ब्राह्मण लगभग 42 से 44% का आंकड़ा इसी में पहुंचता है। तो दो ब्लॉक मुस्लिम और यादव एक तरफ के हैं और राजपूत और ब्राह्मण जो है वो सामान्य जाति की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी वोटिंग किस तरह से होती है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। एससी यहां पर लगभग 11% हैं, 10.93%। एसटी वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 4.14%। यादव 12 से 14% कह लीजिए, जो मुस्लिम है 12.4%। राजपूत की संख्या भी 8 से 9%, 10% तक लोग कहते हैं। भूमिहार की संख्या उतनी अच्छी नहीं है, लगभग 4 से 5% जो हैं उनके भी वोटर हैं। जो ब्राह्मण हैं वो 7 से 9% के आसपास होंगे। कोयरी कुर्मी जो है उनको आप देखें तो 8 से 10% के बीच जो है वो वोटर भी हैं। तो ये जातीय समीकरण है और वैश्य वोटर्स यहां भी अच्छी संख्या में हैं। जीरादेई में लगभग 12 से 13% जो हैं वो वैश्य वोटर्स हैं। लेकिन जब यहां पर जीरादेई में आप देखते हैं कि जीत कौन दिलाएगा, तो यहां पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और भाकपा माले का जो ये मजबूत गढ़ बना है उसके पीछे वजह ये है कि एमवाई को अगर आप देखिए तो वो लगभग जो है 25, 26, 27% के आसपास वो पहुंच जाता है। प्लस एससी वोटर्स 11% है, उसमें एक बड़ा चंक जो है भाकपा माले को मिल जाता है। और जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो बाकी जगहों से अलग ट्रेंड में यहां पर वोटिंग करते हुए दिखी है, खास करके पिछले चुनाव में। तो अब देखना है, अब यहां एनडीए के लिए चैलेंज है कि जो एक वेल सेट इक्वेशन है भाकपा माले के लिए, क्या उसमें सेंधमारी कर पाने में एनडीए सफल होगा? क्या जीरादेई सीट पर एक बार फिर से एनडीए का कब्जा होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर पिछले 3 चुनाव में आप देखिए तो 2 चुनाव जो है वो आपको, एक तो चुनाव एनडीए के पास है, बीजेपी जीती है, और 2015 में जब जेडीयू यहां से जीता तो वो महागठबंधन का हिस्सा था, और फिर 2020 में ही महागठबंधन ही है। तो इसका मतलब उसका एक समीकरण जो है वेल सेटल्ड है। अब उसमें कहीं ना कहीं पर उसको ब्रेक करने की जरूरत है। क्या एनडीए ये कर पाएगा, ये देखना है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि समीकरण को बेटर करने के लिए प्रत्याशी किसे बनाया जाता है, उस पर भी बहुत कुछ जीरादेई में निर्भर करेगा। तो देखिए, जीरादेई के समीकरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है और प्रत्याशी किस तरह समीकरण को अपने फेवर में करते हैं, पार्टियां कैसे फेवर में करती हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला है इस बार बिहार विधानसभा की तमाम सीटों पर, लेकिन कई सीट ऐसी है जिस पर खास सबकी नजरें टिकी रहेंगी।